बहुत बहुत स्वागत है आप सभी शिक्षक बंधुओं का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। प्रधान शिक्षक के क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 5 हमारा चल रहा है और इस 5वें इकाई में अभी हमारा कला समीक्षित शिक्षा पर MCQ का क्लास चल रहा है। MCQ पार्ट फर्स्ट आ चुका है। पिछले क्लास में हम लोगों ने 30 सवालों का डिस्कशन किया और आज के इस क्लास में फिर से 30 महत्वपूर्ण सवालों को समझेंगे। क्लास की ओर बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि DLED का गाइड बुक आप लोगों के लिए आ चुका है। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो बिल्कुल बहुत जल्दी परचेज कर ले ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। बढ़ेंगे पहले सवाल की ओर। पहला सवाल आ चुका है। कक्षा शिक्षण हेतु एक शिक्षक के पास तैयार होना चाहिए संपूर्ण पाठ्यक्रम की उत्तर पुस्तिका। क्या आपके लिए ये ज़रूरी है? कुंजिका की आवश्यकता होगी? ये ज़रूरी नहीं है। सीखने की योजना, ये लर्निंग प्लान होना ज़रूरी है। पारंपरिक शिक्षण प्रणाली में दक्षता नहीं, अब तो आ गया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ना, तो आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अनुसार आपको अब ढलना होगा। तो दूसरा विकल्प हमारा सही है, लर्निंग प्लान आपके लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि पाठ योजना एवं सीखने की योजना का एक प्रमुख अंतर क्या है? लेसन प्लान और लर्निंग प्लान में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? पाठ योजना में शिक्षण विधि पर जोर रहता है जबकि सीखने की योजना में शिक्षण शास्त्र पर। ठीक है, पाठ योजना में शिक्षण शास्त्र पर जोर रहता है जबकि सीखने की योजना में शिक्षण विधि पर। पाठ योजना गतिविधि आधारित होती है जबकि सीखने की योजना पाठ्यक्रम आधारित। तो तीसरा विकल्प तो आप देखते के साथ गलत कर दीजिएगा क्योंकि ये गलत है। पाठ योजना गतिविधि आधारित नहीं होती है बल्कि सीखने की योजना गतिविधि आधारित होती है। लर्निंग प्लान में हम लोग एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो तीसरा विकल्प तो यहाँ पे गलत हो गया। अब आते हैं पहला विकल्प में, ये सही है। पाठ योजना में शिक्षण विधियों पर जोर रहता है लेकिन सीखने की जो योजना हमारी है, लर्निंग प्लान जो हमारा है, उसमें हम पेडागोजी के ऊपर फोकस करते हैं, शिक्षण शास्त्र के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल लेंगे, TLM शिक्षण सहायक सामग्री जिसे कहा जाता है के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन कह रहा है कि TLM वह वस्तु है जिसे शिक्षक पाठ योजना में शामिल करते हैं। तो बताइए कि TLM जो है ना वो लर्निंग प्लान में शामिल होता है, पाठ योजना में नहीं। लेसन प्लान में शामिल नहीं करते, लर्निंग प्लान में शामिल किया जाता है। TLM वह वस्तु है जिसका उपयोग शिक्षक के द्वारा प्रभावी रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही है। TLM केवल शिक्षक के द्वारा चयनित होता है, ये भी गलत है क्योंकि TLM बच्चे भी सिलेक्ट करते हैं, बच्चे भी बनाते हैं। सीखने की योजना में TLM को स्व मूल्यांकन के बिंदु के रूप में लिया गया, ये भी सही है। ये सेल्फ इवेल्यूशन का एक पॉइंट होता है और अगर कोई पॉइंट बच्चा नहीं समझ पा रहा है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं पा रहा है तो उसके लिए TLM बनाया जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं? तो सत्य कौन कौन है? B और D। तो B और D हमारा तीसरा ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में वैसी सभी गतिविधियाँ जो विषय शिक्षण के साथ साथ चलती रहती हैं तथा विद्यार्थियों के अधिगम को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं क्या कहलाता है? तो देखिए, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में वैसी सभी गतिविधियां जो विषय शिक्षण के साथ साथ चलते रहती हैं वे कहलाती हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं, है ना, को करिकुलर एक्टिविटीज़। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में सहायक होती हैं। बिल्कुल सही है और इसीलिए इसको शामिल किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड किया गया है। विद्यार्थियों की छुपी प्रतिभाओं को निखारने में सहायक होती हैं, ये भी सही है क्योंकि इससे हिडन टैलेंट को सामने लाने में मदद मिलती है। तीसरा है शैक्षिक कार्य का संपूरक होती हैं। शैक्षिक कार्य का संपूरक, बिल्कुल सही है, ये शैक्षिक कार्य का संपूरक भी होती हैं। चौथा है कि समाजीकरण की क्रिया में सहायक होती है। बिल्कुल सही है क्योंकि इससे हम समाजीकरण की भावना को बच्चों में विकसित कर सकते हैं। विद्यार्थियों का बहुत समय बर्बाद करती हैं, नहीं,
समय बर्बाद उसको कहते हैं जब आप किसी चीज़ से कोई चीज़ लर्न नहीं कर रहे हैं, है ना, समय व्यर्थ में चला जाता है तो वो समय बर्बाद कहलाता है। जैसे मोबाइल पे रील्स देखना, वो समय बर्बाद का एक उदाहरण है। लेकिन आप पाठ्य सहगामी क्रियाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो समय की बर्बादी नहीं, क्योंकि आप वहाँ बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे हैं। और बैठ कर के केवल समय को बर्बाद कर रहे हैं करता है कोई, तो फिर वहाँ पे समय की बर्बादी कहलाती है। ABCD पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन हेतु किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? समय तथा स्थान की उपलब्धता, सही है। किसी भी समय शुरू कर देना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते किसी भी समय कैसे शुरू कर देंगे, जहाँ कक्षाएं चल रही हो वहाँ पे शुरू नहीं कर सकते हैं। न्यायपूर्ण ढंग से क्रियाकलापों का चुनाव होना चाहिए, ये भी सही है। विद्यार्थियों की रुचियों के ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है, विद्यार्थियों के रुचियों के ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है। विद्यार्थियों को लगातार भाग लेने के लिए प्रेरित करें, ऐसा तो कर सकते हैं। तो A, C और E कौन से ऑप्शन में है? A, C और E तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला सवाल है, शिक्षक द्वारा कक्षा में संचालित पठन पाठन की प्रक्रिया तभी गुणात्मक मानी जाएगी जब छात्रों में अधिगम का स्तर डैश हो, उच्च, निम्न, सामान्य, एक से अधिक या फिर कोई नहीं, उच्च हो। अधिगम का स्तर बच्चों का जब उच्च होगा, ऑटोमेटिक है कि वहाँ पे जो शिक्षक का इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है वो बहुत बेहतर है, गुणात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों के सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बच्चे तब सीखते हैं जब अनौपचारिक वातावरण में खेल कूद करते हुए अपने तौर तरीकों से काम करते हैं, बिल्कुल सही है। इस सीखने की प्रक्रिया जो है इसी लेवल में, इसी कह सकते हैं सिचुएशन में, कंडीशन में सबसे ज़्यादा बेहतर होती है कि जब उन्हें अनौपचारिक वातावरण में, अनौपचारिक वातावरण का मतलब क्या हुआ कि उन पे समय की पाबंदी नहीं हो, कोई निश्चित सिलेबस को पूरा करने की पाबंदी नहीं हो, तो अगर ऐसा वातावरण उनको दिया जाता है और प्राथमिक स्तर पे बच्चों को हर संभव प्रयास किया जाता है कि ऐसा वातावरण मिले, तो खेल कूद करते हुए अपने तौर तरीकों से काम करके जब वो सीखते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से सीखते हैं चीज़ों को। बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें खेलने की छूट दी जाए, तो केवल खेलने की छूट दे दें और उनका प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो तो फिर वो सीखना कम होगा उनका। बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें ढेर सारा गृह कार्य दिया जाए, नहीं, ढेर सारा गृह कार्य देने की बात नहीं की गई। NCF 2005 ने तो प्राथमिक स्तर पे गृह कार्य की समय सीमा भी तय की है। पहले और दूसरे कक्षा को तो बिल्कुल भी गृह कार्य देना ही नहीं है। तीसरी कक्षा से शुरू करना है तो तीसरी कक्षा को आधे घंटे के लिए, फिर चौथी पाँचवीं कक्षा को जो है 1 से 2 घंटे का गृह कार्य दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अगला सवाल लेंगे, निम्न में से कौन हस्त कौशल के विकास हेतु एक पाठ सहगामी क्रिया नहीं है? हस्त कौशल के विकास हेतु पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है। रेखा चित्र बनाना, रंगोली बनाना, तो देखिए रेखा चित्र जब बच्चे बनाएंगे तो हस्त कौशल का विकास तो होगा, रंगोली भी बनाएंगे तो भी हस्त कौशल का विकास होगा। शैक्षिक भ्रमण पे जाएंगे तो फिर यहाँ पे हस्त कौशल का विकास नहीं होगा, तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से कौन गणित के विकास हेतु एक पाठ्य सहगामी क्रिया है? गणित के विकास के लिए हम अपने क्लासेस में कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया को करवा सकते हैं? रेखा चित्र बनवा करके, रंगोली, पहेली, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहेली के द्वारा, है ना। पहेली जो है वो एक बहुत अच्छा एक कह सकते हैं मेथड है जिसमें आप बच्चों को गणित सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। तो एक बार फिर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का पेज आ गया है, तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा रहे और आप लोगों के लिए लगातार हम काम करते रहें। नेक्स्ट, इनमें से कौन बिहार की चित्रकला नहीं है? डिटेल क्लासेस में हम लोगों ने बिहार के विभिन्न कलाओं के ऊपर डिस्कस किया है। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो बिहार की प्रमुख चित्रकला है जिसमें
मधुबनी पेंटिंग है, आपका मंजूषा चित्रकला है, पटना कलम शैली है, जादव पटिया चित्रकला है, थंका चित्रकला है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, मधुबनी पेंटिंग, तो मधुबनी पेंटिंग चित्रकला है। जादव पटिया भी चित्रकला है। सुजनी ये चित्रकला नहीं है, सुजनी क्या है, सुजनी है हस्तकला, जिसमें कपड़े के ऊपर कढ़ाई बुनाई की जाती है, उसको सुजनी कहते हैं। तो तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला सवाल लेंगे, कचनी और भरनी किससे संबंधित है? मिथिला चित्रकला से, पटना कलम से, जादव पटिया चित्रकला से, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कचनी और भरनी, इसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल क्लास में देखा था कि यह मिथिला चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मधुबनी पेंटिंग से संबंधित कौन हैं? गंगा देवी, सीता देवी, महासुंदरी देवी, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तीनों ही मधुबनी पेंटिंग से संबंधित हैं। इनमें से किन्हें मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इन तीनों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक से अधिक वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। निम्न में से कौन सी चित्रकला संथालों की चित्रकला है? तो संथालों की चित्रकला है जादव पटिया चित्रकला। तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही। बौद्ध धर्म एवं जातक कथाओं पर आधारित चित्रकला कौन सी है? तो याद होगा आप लोगों को थंका चित्रकला के बारे में। थंका चित्रकला में बौद्ध धर्म के जो साधु संत थे, जातक कथाओं के जो कह सकते हैं कि नायक वगैरह थे, उनके ऊपर चित्रकला बनाई गई है इसमें। तो थंका चित्रकला यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है। उलूपी झाग का संबंध किससे है? उलूपी झाग का संबंध है मंजूषा चित्रकला से। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। इनमें से किस कला का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुआ था? तो पटना कलम चित्रकला का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पे याद रखेंगे पटना कलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वरी प्रसाद वर्मा किस कला से संबंधित व्यक्ति हैं? ईश्वरी प्रसाद वर्मा जी पटना कलम से संबंधित चित्रकार हैं, है ना। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। इनमें से किस कला में कुश का प्रयोग किया जाता है? कुश, जिसे हम लोग अपने देहात की तरफ कास भी कहते हैं। फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षाकृत प्रगट बुढ़ाई, तुलसीदास जी ने लिखा। तो कुश का प्रयोग करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसका उपयोग मांगलिक कार्यों में किया जाता है। वह कला कहलाती है सिक्की कला। दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का पेज आ चुका है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ही आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं, इनमें से कौन सा बिहार का एक लोक नृत्य नहीं है? सामा चकेवा, डोमकच, जट जटिन, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के लोक नृत्य में हम लोगों ने लगभग 24-25 लोक नृत्य के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया था। तो अब आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा लोक नृत्य है और कौन सा लोक नृत्य नहीं है। सामा चकेवा ये छठ पूजा के टाइम पे हम लोग छठ गीत में आता है ना इसमें, तो ये तो आपका लोक नृत्य है। डोमकच भी लोक नृत्य है। इसमें जो घर की महिलाएं होती, किसी के घर में अगर विवाह हो रहा है और जो पुरुष लोग हैं वो बारात चले गए हैं, तो घर पे अधिकतर महिलाएं बच जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, पुरुषों का रूप धारण करके नृत्य वगैरह करती हैं, स्वांग करती हैं, तो वो डोमकच कहलाता है। तीसरा जट जटिन है, ये भी लोक नृत्य है। तो यहाँ पे क्या आ गया, लोक नृत्य नहीं है। तो तीनों तो लोक नृत्य है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग पांचवा विकल्प चुनेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। भोजपुरी का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है? ये तो आंख बंद करके सभी लोग बता देंगे, भिखारी ठाकुर। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। बिहार के लोक गायक हैं महेंद्र मिश्र, विंध्यवासिनी देवी, शारदा सिन्हा, तीनों हैं। तीनों के तीनों बिहार के प्रमुख लोक गायक हैं। अच्छा, भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपनी चित्रकारी से सजाने वाले प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो डिटेल क्लासेस में हम लोगों ने इसका अध्ययन किया हुआ है।
ये सही ऑप्शन हो जाएगा नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जी थे जिन्होंने भारतीय संविधान की मूल प्रति में जो चित्र बनाए गए हैं उसको उन्होंने बनाया था। बालकों के कला विकास क्रम की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बालकों के कला विकास क्रम की 4 अवस्थाएं हैं। याद है आप लोगों को? डिटेल क्लास देख लिए थे तो अगर याद होगा, और अगर नहीं देखे थे तो नहीं याद रहेगा। और प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं। तो पहली जो अवस्था है वो क्या है? कीरम कांटे अवस्था। नाम भी है इसका अजीब ही, कीरम कांटे अवस्था पहली अवस्था कहलाती है। कीरम कांटे अवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अवस्था में जो शिशु होते हैं वो पेन पेंसिल पकड़ना ही सीखते हैं, और जब वो पेन पेंसिल को पकड़ते हैं तो उनके हाथ में जो मर्जी आता है वो उस तरह की लाइनें खींचते हैं, आड़ी तिरछी गोल मटोल, जैसे मन हुआ वो केवल लाइन खींच सकते हैं। तो कीरम कांटे की तरह उनकी लाइनें दिखती हैं, इसीलिए इसको कीरम कांटे अवस्था कहा गया। ये पहली अवस्था है। इसके बाद प्रतीक काल की अवस्था, उसके बाद वास्तविक परिचय की अवस्था, और फिर आता है किशोरावस्था। तो 4 अवस्था है कला विकास क्रम की, आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कला समय की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। सीखने को आनंदमयी और आकर्षक बनाने में बिल्कुल आवश्यकता है। इसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति, संप्रेषण और सृजनात्मक भागीदारी को प्रेरित करने में यहाँ भी आवश्यकता है। समावेशी वातावरण के निर्माण में यहाँ भी आवश्यकता है। क्या कह रहा है कि आवश्यकता नहीं है? तो ऐसा तो कोई भी विकल्प नहीं है जहाँ पे आवश्यकता नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं चुन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। किस अवस्था के चित्र प्रतीक प्रधान होते हैं? ये देखिए, अभी हम लोगों ने जो अवस्थाओं का जिक्र किया तो उससे क्वेश्चन आ गया कि किस अवस्था के चित्र जो हैं वो प्रतीक प्रधान होते हैं। नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। प्रतीक काल अवस्था में प्रतीक प्रधान होते हैं। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 बार उसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा तो दिमाग में आ जाएगा। बस वो अवस्था किस एज की है, किस एज ग्रुप की है, उसका ध्यान आपको रखना है। और उस एज ग्रुप में बच्चों का जो ड्राइंग करने की कैपेसिटी होती है वो किस तरह की होती है, बस इतना ध्यान में रखिए, वो क्लियर हो जाएगा। तो प्रतीक काल अवस्था यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। मैं निर्णय लेकर चित्र नहीं बनाता, चित्र बनाते बनाते प्रतिमाएं आकार लेती हैं। बहुत सुंदर कथन है। यह कथन किनका है? आप लोगों को डिटेल क्लास में आप लोगों ने देखा है तो याद होगा आपको, या फिर आपने अगर हमारा ई गाइड बुक लिया हुआ है तो निश्चित रूप से आपको याद होगा। ये कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। दूसरा विकल्प यहाँ पे हमारा सही है। लाह शिल्प के प्रमुख केंद्र के रूप में बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? लाह शिल्प, जिसमें लाह की सहायता से विभिन्न प्रकार के हस्तकला को बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है। उसमें ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौने बनाए जाते हैं। इसके अलावा भगवान की प्रतिमाएं भी बनाई जाती हैं। तो लाह शिल्प का प्रमुख केंद्र है मुजफ्फरपुर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है, मुजफ्फरपुर। निम्न में से कौन एक प्रदर्शन कला नहीं है? तो कला के अलग अलग रूप हैं, उसमें से एक है प्रदर्शन कला। तो प्रदर्शन कला में कौन नहीं आएगा? कोलाज, संगीत, नाटक। तो देखिए, संगीत तो प्रदर्शन कला है, परफॉर्मेंस के ऊपर जो भी बेस्ड होगा वो प्रदर्शन कला में आ जाएगा। नाटक भी प्रदर्शन कला है, लेकिन कोलाज जो है यह दृश्य कला है। क्या है? यह एक दृश्य कला है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। तो आज के क्लास को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। क्लास कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।